जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि अब रेगुलर आपका वीडियो आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं लोग, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वो सभी आपका कंटिन्यू, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आएगा। तो आपको देखिएगा कि अब तो समय कम बचा है लेकिन एग्ज़ाम निकलना है, तो एनालिटिकल तरीका से ही पढ़ना पड़ेगा। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, कैसे पढ़ें। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखा जाए, जहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स किस लेवल का पूछेगा। तो ये हम लोग को देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए, और ख़ुद से भी कुछ एनालिसिस कीजिएगा कि हमारा कंसेप्ट पर कितना पकड़ है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए कि एनसीईआरटी का सीरीज़ जो हम लोग देख रहे हैं लोग, तो वो मास्टर वीडियो के तौर पे ही आएगा। जैसे 6 क्लास हो गया, 7 क्लास हो गया, तो उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, और साथ में जो हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, तो वो तो आएगा ही आएगा। तो ये चलिए स्टार्ट किया जाए और एनालिसिस किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि 71वीं का जो है, इसका हम लोग 150 क्वेश्चन देख लिया जाएगा अलग से पेपर। इसमें 17वीं से स्टार्ट है, तो 17वीं री एग्ज़ाम, और उसके बाद ऐसे करते जाएगा। तो देखिएगा इसमें पूछा जा रहा है कि एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है, यानी कि विक्षेपित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा? तो देखिएगा कि विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र के साथ, केवल विद्युत क्षेत्र के साथ, केवल चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ये तीनों का तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, और यह तटस्थ यानी नेचुरल होती है। इन पर ना तो विद्युत क्षेत्र और ना ही चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव होता है, इसलिए इन्हें किसी भी क्षेत्र द्वारा प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है। तभी एक्सरे में ये काम कर पाता है। एक्सरे आप जानते ही हैं कि शरीर के अंदर का कोई बीमारी है, या जैसे कोई पे हड्डी टूटा है, या कहीं पे नस ब्लॉकेज हो गया है, या पथरी हो गया है, तो उससे का पता लगाया जाता है। तो एक्सरे क्या करता है कि ऊपर का जितना ये हम लोग का त्वचा है, उसके अंदर का ये फ़ोटो कैप्चर कर पाता है। तो अगर ये देखिए कि विद्युत चुंबकीय होता तो नहीं कर पाता, ना विद्युत क्षेत्र होता तभी नहीं कर पाता। तो ये आप याद रखिएगा कि ये किस प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक संधारित्री का प्रतिघात क्या हो सकता है? तो देखिएगा कि आवृत्ति के व्युत्क्रम अनुपाती हो सकता है। तो ये आप याद रखिएगा कि क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपाती होगा। आवृत्ति के व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब क्या होगा? एक संधारित्री की प्रतिघात आवृत्ति के व्युत्क्रम अनुपाती हो सकता है। प्रतिघात को एक चीज़ से दर्शाया जाता है, और इसका सूत्र यहाँ पे देख लीजिए। सूत्र तो अभी तक नहीं पूछा है। जब आवृत्ति f बढ़ती है तो x घटती है, जब आवृत्ति f घटती है तब x बढ़ती है। अंततः संधारित्री की परिघात आवृत्ति के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब समझते होंगे कि जिधर दिशा में ये काम कर रहा है उसी दिशा में ये भी काम कर रहा है, उसी को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विविधता क्षमता क्या होता है? तो विविधता क्षमता भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब एक टेलीस्कोप की अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता भी बढ़ जाती है। अभिदृश्यक लेंस के व्यास जितना बड़ा होगा, टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि एक बड़े व्यास का लेंस अधिक प्रकाश एकत्रित करता है, जिससे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से आसानी से देखा जा सकता है। तो देखिए कि टेलीस्कोप जितना बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा दूर तक और साफ तरीक़ा से देखा जा सकता है। तो जो अंतरिक्ष में देखने के लिए टेलीस्कोप होता है वो बहुत बड़ा बड़ा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? तो ये तो देखिए फिजिक्स का पहला ही चैप्टर में हम पढ़ाए हैं। ये आपका टेस्ला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। एक टेस्ला बराबर 1 वेबर के प्रति वर्ग मीटर होता है। कोबाल्ट एक धातु है, ये सब के बारे में बताया गया है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। ओम प्रतिरोध का इकाई है, ये तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार है? तो छाया की उत्पत्ति, जैसे कि हम लोग खड़े रहते हैं, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप खड़े हैं, इधर से सनलाइट आएगा या कोई भी लाइट आएगा तो छाया ठीक उसके विपरीत बनता है। तो इसका कारण क्या होता है ये हम लोग को बताना है। तो इसका कारण होता है प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। जैसे कि प्रकाश उसके, जैसे मान लीजिए कोई ये है, तो अगर इस पर प्रकाश डाला जाएगा तो ऋजु रेखीय प्रकाश मतलब क्या होता है कि यहाँ से ये घूम के जो प्रकाश जाता है, तो देखिए तभी बनता है जब कोई अपारदर्शी वस्तु
परिक्रमण की सीधी रेखा में गति को अवरुद्ध करता है। जब कोई वस्तु इस रास्ते में आती है तो उसे उस क्षेत्र में प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिससे वहां छाया बनता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, एक m किलोग्राम भार और e कूलम आवेश द्वारा इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में v वोल्ट के समानांतर गति से करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। तो उसका जूल में क्या होगा, तो देखिए कि EV हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। जब कोई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया विभवांतर वोल्ट से गुजरता है तो उसे ऊर्जा मिलती है और विद्युत स्थैतिक ऊर्जा होती है। तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर Q/V। Q यहाँ पे आवेश हो जाएगा और V यहाँ पे विभवांतर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या होगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा देखिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे कि देखिए, एक आपका पारंपरिक ऊर्जा होता है जो कि जैसे कोयला हो गया। तो कोयला को अगर हम लोग जलाएंगे लोग, एक बार में ही वो समाप्त हो जाएगा, उसे फिर से हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, राख बन जाएगा। लकड़ी को जलाएंगे लोग तो राख बन जाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा का बार बार प्रयोग किया जा सकता है, तो ये हम लोग को देखना है। तो देखिए कि सौर ऊर्जा से उत्पादन बिजली, ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा में आ जाएगा। थर्मल जो प्लांट है, तो थर्मल प्लांट का एक बार यूज कर दिया जाए उसमें थोरियम का, तो दोबारा उसका यूज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। कोयला का एक बार यूज करने के बाद फिर कोयला का दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, तो ये दोनों नहीं होगा। पवन ऊर्जा का बार बार उपयोग किया जा सकता है और फिर से ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो 1 और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। पवन ऊर्जा हो जाएगा, जैविक ऊर्जा हो जाएगा, जल विद्युत हो जाएगा, सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा में आ जाएगा। देखिए कि री एग्ज़ाम हुआ था कैंसिल के बाद, और ये पहले जो कैंसिल हुआ था उसमें भी देख लीजिएगा। तो देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन कितना पूछा है इसमें, आपका 7 क्वेश्चन पूछा, तो 7 क्वेश्चन कम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे बताया, मतलब पूछ रहा है कि डाल्टन का सिद्धांत क्या है। तो आप पढ़े हैं तो आसानी से बता पाइएगा। देखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये देता है, एकदम सही है। ये जैसे कि आप पढ़े होंगे कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, वैसे ही ये डाल्टन ने बताया कि परमाणु कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ वो परिवर्तित हो सकता है। उसके बाद बताया कि स्थिर संगठन का नियम, ये भी सही है कि उसमें संगठित होता है। रेडियोधर्मिता का नियम, ये आपका नहीं होगा, रेडियोधर्मिता का नियम नहीं होगा। बहुअनुपात का नियम, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 आपका हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत 1808 में दिया गया था डाल्टन के द्वारा। पदार्थ सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है। हालांकि बाद में ये इसका कमी निकल के आया, क्योंकि परमाणु भी बटा होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो 3 भागों में बटा रहता है, ये बाद में बताया गया। लेकिन डाल्टन के द्वारा ये बताया गया था कि अविभाज्य कणों से बना होता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आकार, भार, गुण अलग अलग होता है। तो ये सब उसके द्वारा बताया गया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी दिया गया था। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनः व्यवस्थित होते हैं। परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। बहु अनुपात का नियम, जब 2 या 2 से अधिक मिलते हैं तो परमाणु सरल अनुपात में संयोजित होकर एक नया पदार्थ बनाता है। स्थिर संगठन का नियम क्या कहता है, जब कोई यौगिक बनता है तो उसमें शामिल तत्व हमेशा एक तय अनुपात में ही होता है। तो देखिए कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। मिश्रण किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, जैसे कि सब्जी जो बना है, तो सब्जी मान लीजिए कि उसमें आलू मिला दिए, पानी मिला दिए और मसाला मिला दिए, तो वो एक अनुपात में नहीं होता है, किसी भी अनुपात में होता है। वहीं पे आप देखिएगा कि जो बर्फ़ है या पीतल है, तो पीतल को जब बनाया जाता है तो जास्ता और उसमें टीन एक समान अनुपात में होता है, यानी कि 90% टीन और 10% जास्ता मिलाया जाएगा तभी पीतल बनेगा। ज़्यादा या कम हो तो पीतल नहीं बन पाएगा, तो इसे यौगिक बोला जाता है, एक समान अनुपात में होता है। H2O हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से ही बनता है, तो ये याद रखिएगा। रेडियोधर्मिता का नियम क्या कहता है, स्वतः विखंडन का नियम। स्थिर नाभिक स्वतः बिना किसी बाहरी प्रभाव के विखंडित होते हैं और विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इसके खोजकर्ता है हेनरी बकरेल और बाद में मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा किया गया था। देखिए कि मैडम क्यूरी जो है, इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा।
आधा दर्जन यानी हाफ लाइफ का नियम यूरेनियम 238 ये बताता है, तो ये आप याद रखिएगा। और कार्बन देखिएगा आपका 14, इसके द्वारा भी कोई जीवाश्म होता है उसका उम्र ज्ञात किया जाता है। आगे देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, डैश के रूप में किया जाता है। तो देखिए कि वाहन की दूरी मापने के लिए आपका ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर ये बताता है कि वाहन कितना दूरी तय करके आया है उसके चक्का के द्वारा, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एनीमीटर ये हवा की गति बताता है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। और देखिए कि एमीटर विद्युत परिपथ में धारा को मापता है। स्पीडोमीटर वाहन की गति और क्रोनोमीटर स्टिक समय मापने का यंत्र है, समुद्री नेविगेशन में काम में आता है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, ऊष्मा अंतरांतरण किसके लिए किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा अंतरांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाता है, ये कहलाता है विकिरण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिएगा कि संचालन जो होता है ये आपका किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही संचालित होगा। जैसे कि आप देखिए कि एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है मान लीजिए इसमें, और इसमें एक गमछा या कोई भी जो कपड़ा है उसमें एक इसमें डाल दीजिए, एक बारी कर दीजिए, धीरे धीरे क्या होगा कि ये सभी आपको गीला कर देगा। इसका क्या कारण रहता है, इसका चलन के कारण होता है, संचालन के कारण। संवहन ये आपका हवा में जो होता है उसके कारण होता है। प्रतिबिंब आप जानते हैं। विकिरण देखिएगा एकमात्र ऊष्मा स्थानांतरण विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का आना ये एक विकिरण विधि ही है। इसके अलावा आग के पास बैठकर महसूस होने वाली गर्मी, जब हम लोग आग तापते हैं तो आग को तो छूते नहीं हैं, दूर से ही तापते हैं, और उसमें भी देखिएगा कि आपका हम लोग को हीट महसूस होता है। चालन देखिएगा कि ये गर्म चम्मच का सिरा, अगर जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर लोहार है कोई, और लोहार कभी ना कभी गए होंगे वहाँ पे, तो देखिए कि एक रड को ये ऐसे पीट रहा है, तो ये मान लीजिए कि आग हो गया, तो यहाँ पे अगर हीट किया जाएगा तो ये पूरा रड धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो ये चालन विधि के द्वारा ही पानी या हवा में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग किया जाता है। औरक विकिरण का उपयोग शरीर में दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। और औरक विकिरण देखिएगा, इसे इंग्लिश में इंफ्रारेड रेडिएशन बोला जाएगा। गर्माहट प्रदान करने वाली, जिससे त्वचा में गहराई तक जाकर उसको गर्म करना। रक्त संचार बढ़ाती है, मांसपेशियों को ढीला करती है और दर्द तथा सूजन कम करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है। तो गैर संपर्क बल वो बल होता है बिना संपर्क के ही उसमें बल आ जाए। इसमें आप देख के बताइए कि कौन सा बिना संपर्क किए हुए बल आपका प्रयोग करता है या बल उसमें प्रक्षेपित होता है। तो एक चीज़ बताइए कि जैसे कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो अपनी तरफ हम लोग को खींच के रखा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल को ही एक रूप में चुंबकीय बल बोला जाता है, क्योंकि चुंबक भी अपनी तरफ खींचता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका चुंबक बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घर्षण बल तो उसे बोला जाता है जब दो वस्तुओं के बीच में परस्पर संपर्क के बाद जो बल उत्पन्न होता है, तो वो घर्षण बल है। घर्षण बल हम लोग का अगला चैप्टर है, पढ़ेंगे लोग। और देखिएगा ये आपका चुंबकीय बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, विद्युत बल हो जाएगा, नाभिकीय बल, ये सब आपका इसमें आ जाएगा गैर संपर्क बल में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है। तो तार का प्रतिरोध कौन सा है, तो आर जो होता है ये प्रतिरोध का ये होता है। तो आर तो सभी में दिया गया है। उस तार के प्रक्षेपित वोल्टेज उसमें देखिए कि जो आई है धारा हो जाएगा और इसका अनुपात यानी वोल्टेज ऊपर आ जाएगा। तो ये राइट आंसर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिरोध हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा और ये धारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वेलु सोलंक स्थिरांक का मान है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका बी सही हो जाएगा। वेलु सोलर स्थिरांक का मान कितना हो जाएगा 1.4 kWm², तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है। तो टेस्ला के सबसे पहले तो ये समझना होगा कि टेस्ला क्या है। तो देखिए कि टेस्ला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को यानी कि इतना को बोला जाता है टेस्ला। ये टेस्ला में मापा जाता है, तो ये उसके बराबर होता है, इसीलिए मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और टेस्ला का सूत्र यहाँ पे दिया गया है, न्यूटन हो जाएगा और एम्पियर मीटर यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 के बाद 16 नंबर। तो देखिए कि यहाँ पे कितना 7 और 9 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। 69वीं बीपीएससी में देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो ये बोला है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक और साथ में उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो जब देखिए कि वक्रता के केंद्र पे जब बनेगा तब होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जबकि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए तो उसकी वस्तु वास्तविक, उल्टी और आवधिक होता है। तो ये आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आपका जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग का पूरा फोटो देखने के लिए यानी पूरा चित्र आने के लिए कौन की दर्पण कितना होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका 6 फीट अगर हाइट है तो 3 फीट का होना चाहिए, यानी कि 1/2 होना चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल होता है, जैसे आप देखिए कि सोलर लाइट होता है या सोलर सेल होता है, तो ऊपर क्या होता है, एक शीशा टाइप का होता है। तो यही आपका क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में यहाँ पे आपका कंडेंसर होता है, ये चेंज कर देता है और फिर बैटरी चार्ज होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो तरल बिजली का कुचालक इसमें देखिए कि नींबू का पानी, नमकीन पानी, संतरे का रस। देखिए कि इसमें आपका नींबू का रस, संतरे का रस, नमकीन पानी दिया गया है। तो इसमें आपका चारों में बिजली का ये कुचालक है। अच्छा, तरल बिजली का कुचालक है, तो इसमें आपका कोई नहीं होगा, ये सभी बिजली का चालक के रूप में काम करेगा। देखिए, खारा पानी सोडियम और क्लोराइड आयनों को अलग कर देता है ताकि इन आयनों के अस्तित्व के कारण ये विद्युत का अच्छा संवाहक बन जाए। संतरे के रस के साथ नींबू के रस में भी आपका इसमें क्लोरीन होता है और H+ आयन युक्त एसिड होता है। तो ये देखिए कि ये भी इसमें आपका अच्छा खासा ये हो जाएगा। तो ये आयन विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि यदि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास गिरती है तो किसी भी क्षण उसका गति एक समान होगा। इसका मुख्य कारण है चंद्रमा के ऊपर वायु नहीं है, तो इसके कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो इसमें डायनेमो के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। डायनेमो डीसी करंट जनरेटर और एसी करंट जनरेटर दोनों के रूप में कार्य करता है, जबकि ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जो एक ही दिए गए इनपुट वोल्टेज को लेता है और अलग अलग इनपुट वोल्टेज में बदल देता है। चुंबक कुंडली एक ऊंचे प्रेरक की कुंडली होती है जो कि पृथ्वीकृत तांबे के मोटे तार को बहुत से फेरों में लोहे की पतली क्रोट पर लपेटकर बनाई जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धारा घनत्व होता है। तो धारा घनत्व होता है ये एक सदिश राशि है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए, अदिश राशि और सदिश राशि तो आप जानते ही हैं। सदिश राशि का मतलब क्या होगा कि उसमें दिशा के साथ साथ आपका उसमें वेग के साथ दिशा भी होना चाहिए। तो ये आपका सदिश राशि होता है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68वां, ये बीपीएससी का है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वो प्रतिबिंब देखिए कि कम चमक वाला एक घोरा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन में पढ़ने के बाद ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है ध्वनि का तरंग दैर्घ्य निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
ध्वनि की तीक्ष्णता कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होता है, लेकिन आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमण अनुपाती होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका फोटो वोल्टिक सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक फोटो वोल्टिक सेल एक ऐसा उपकरण है जिसे मॉड्यूल के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह सेल सूर्य से आने वाले प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण में। तो देखिए कि जो बॉल, जैसे कि आप चक्का देखते हैं किसी गाड़ी का, तो चक्का के अंदर छोटा छोटा बॉल लगाया जाता है। यहाँ तक कि आप साइकिल देखिए तो साइकिल जहाँ उसका चक्का होता है तो उसमें बेयरिंग रहता है छोटा छोटा, ये लगाया जाता है। ये क्या करता है कि उसको ढुगराने में यानी रोलिंग करने में आसान बना देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो ये सक्षम बनाएगा संवेग परिवर्तन को दर कम करने में। तो ये जैसे कि देखिएगा कि एक इधर से गेंदा आ रहा है तो इधर जो खिलाड़ी है वो अपने तरफ खींचता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है और संतुलित करने के लिए, तो ये आपका संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो ये आपका देखिएगा कि अल्फा कण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेवार होता है? तो केंद्रमुखी बल किसके लिए जिम्मेवार होता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए ये जिम्मेवार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा ये बनाने में ये काम करता है। तो आप भी जानते हैं कि टरबाइन को घुमा के ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, तो वो क्या होता है कि गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या होगा? तो बाईं ओर झुकेंगे। देखिए कि एक बस सीधे रास्ते में चल रही है और दाईं ओर जब मुड़ेगी तो ठीक उसका विपरीत ओर झटका लगेगा और ये बाईं की तरफ झुकेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री शरीर बाईं ओर झुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि गतिशील बस में बैठे यात्रियों का शरीर भी गतिशील होता है और बस के अचानक दाईं ओर मुड़ने से बैठे यात्रियों के शरीर की कमर से नीचे वाले हिस्से जो बस के संपर्क में होते हैं गति जरूरत के कारण दाईं ओर मुड़ता है, लेकिन कमर के ऊपर वाला हिस्सा संतुलित करने के लिए बाईं ओर मुड़ता है। तो ये तो आप अनुभव भी किए होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो ध्वनि का आयाम, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ध्वनि की तीव्रता। आप कभी भी देखिएगा जब आपके गांव में ऑर्केस्ट्रा आता होगा तो वहाँ पे आप देखिए कि सभी तबला वादक, सितार वादक जितना भी बजाने वाले रहते हैं सब बैठ जाते हैं और 10 से 15 मिनट पहले वो अपना मिलाते हैं लोग। तो वो क्या मिलाते हैं लोग? तो आवृत्ति मिलाते हैं लोग कि किसका कितना होना चाहिए, किसका ज़्यादा किसका कम होना चाहिए। वही चीज़ है यहाँ पे अन्य वाद्यों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप में एक उदाहरण है, तो एक उदाहरण है मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
देखिए कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित आयतन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि मिट्टी का तेल एक रूप का उदाहरण है। पदार्थ की द्रव अवस्था का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन निश्चित आयतन होता है। तो जिसे मिट्टी का जो तेल है ये लिक्विड है, और जिस बर्तन में डालिएगा, जैसे एक सूरा ऐसा बर्तन है तो उसमें डालिएगा तो वो ऐसा ही आकार ले लेगा। आयत वाला अगर बर्तन में डालिएगा तो आयत का आकार ले लेगा। तो यही तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो जो लिक्विड होता है, यहाँ पे पानी भी रहता तब भी सही हो जाता। तो लिक्विड जो रहता है वो जिस बर्तन में डालिएगा उसी टाइप का आकार लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 67 नंबर री एग्ज़ाम बीपीएससी। तो हर 2-3 साल में बीपीएससी का पेपर कैंसिल हो जाता है। तो देखिए री एग्ज़ाम इसमें आपको बहुत सारा मिलेगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन आपका अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है कि जो जैसे कि ये केंद्र हो गया, केंद्र से जब बाहर की तरफ बल काम करता है तो अपकेंद्रीय हो जाएगा, और केंद्र के तरफ जब काम करेगा तो ये आपका अभिकेंद्रीय हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। जैसे कि अगर कंबल है, कंबल को आप किसी डंडा से पीट रहे हैं तो उसमें से छोटा छोटा कण सब धुरा उरा निकलता है, तो वो किस बल के कारण निकलता है? तो वो भी अपकेंद्रीय बल के कारण ही निकलता है। आपका दही से मक्खन जो निकाला जाता है, घी निकाला जाता है, वो भी अपकेंद्रीय बल के कारण ही निकाला जाता है। तो ये सब तो आसान है, आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन वहीं पे देखिएगा कि आपका जो परमाणु होता है, तो परमाणु में जानते ही हैं कि बीच में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और चारों तरफ ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन देखिए कि ये केंद्र की तरफ ये आपका इसमें घूमते रहता है, तो ये आपका अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा हो जाएगा, तो पढ़ते हैं लोग तो उसमें बहुत सारा उदाहरण भी दिए हैं जो पढ़े हैं लोग। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो किस माध्यम में न्यूनतम होगा प्रकाश की गति? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका अगर सभी देखा जाए, जल, निर्यात, वायु, प्रकाश में देखिएगा कि थोड़ा सा प्रकाश के बारे में देख लिया जाए। देखिए पृथ्वी पे प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। तो मान लीजिए कि ये हम लोग का सूर्य हो गया। अब यहाँ से प्रकाश आता है, तो जब पृथ्वी तक पहुँचता है तो देखिए कि बीच में कुछ नहीं होता है, यानी वैक्यूम होता है। तो प्रकाश एक ऐसा चीज़ है कि जो बिना किसी माध्यम के ये चलता है। ये खुद अपने आप में एक माध्यम बनाता है फोटोन के रूप में। फोटोन छोटा छोटा कण होता है, उसके रूप में ये माध्यम बनाता है, और जहाँ पे टकराएगा तो वो फूटेगा और वहाँ पे ऊर्जा देगा। तो ये आप देखिएगा कि इसमें आपका देखिए कि जिसमें ज़्यादा कम कण होगा तो उसमें ज़्यादा क्या होगा? चाल होगा। तो ये आपका निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल होगा। उसके बाद देखिए कि इसमें वायु में उसके बाद हो जाएगा, फिर जल में हो जाएगा, और देखिए किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो कांच में सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी सही है 34 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो जाएगा। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड। कांच में देख लीजिए। तो आप ये सब थोड़ा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि, अदिश राशि के बारे में हम तो पहले चैप्टर में ही देखे थे लोग। तो इसमें देखिए कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि है, ये पूछा जा रहा है। तो गति जो है, तो गति जो ये आएगा आपका अदिश राशि में आ जाएगा। जिन राशियों में केवल परिमाप होता है और दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि बोला जाता है। तो गति है तो इसमें से केवल परिमाप होगा, दिशा नहीं होता है। और बाकी जिसमें परिमाप और दिशा दोनों होता है, तो वेग हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, बल आघूर्ण हो जाएगा, ये सभी आपका किस में आ जाएगा? सदिश राशि में आ जाएगा। आसान भाषा में अगर बोले तो देखिएगा कि परिमाप तो सभी चीज़ में रहेगा जितना चीज़ है, लेकिन अगर परिमाप में दिशा अगर जैसे कि जोड़ दिया जाए कि वो किस दिशा के तरफ है, तो यहाँ पे बल देखिएगा कि बल अगर इधर से लगाया जा रहा है तो हमेशा क्या लगेगा? इधर ही लगेगा। और विस्थापन होगा, ये भी एक निश्चित दिशा में ही लगता है। वेग जो है ये भी निश्चित दिशा में है। तो देखिए कि जो निश्चित दिशा में लगता है तो उसी को बोला जाता है सदिश राशि। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। यदि धरती की घूमने की गति यानी कि घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? पिंड का वजन घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आसान भाषा में अगर हम समझाएं तो देखिएगा कि अगर कोई भी चीज़ वस्तु गति में आता है तो उसका वेट घट जाता है।
अब एक चीज़ समझिए कि जो बस है या गाड़ी है तो उसमें चक्का क्यों लगाया जाता है, ताकि चक्का गति में आ जाए, तो गति में आ जाएगा तो उसका वेट घट जाएगा, तो आसानी से वो उसे ले जाया जा सकता है। वहीं पे सबसे देखिएगा कि जो ठेला वाले होते हैं तो ठेला पे बहुत सारा सामान है, अगर वो चाहेंगे तो अपने ऊपर उठा के नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें चक्का लगा दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, गति में आ जाता है, तो आसानी से उसे एक जगह से दूसरा का जगह ले जाया जा सकता है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जी के मान में परिवर्तन से क्या होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो जाहिर सा बात है कि जी का मान देखिएगा कि यहाँ पे केंद्र में आपका जब पृथ्वी के ऊपर जाइएगा तब भी पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण मान घटता है। जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, तो जो ध्रुव होता है तो ध्रुव से केंद्र की दूरी कम होता है, इसीलिए उस पर सबसे ज़्यादा रहता है। जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पे होगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, और घूर्णन गति कम करने पर जी का मान बढ़ जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर विषुवत रेखा पर स्थित वस्तु का वजन घट जाएगा। तो ये सब तो बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित दिया था, तो देखिए कि गति का परिभाषा सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। न्यूटन ने तो बाद में दिया गति का 3 नियम, लेकिन गैलीलियो सबसे पहले देते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से दूरस्थ खगोलीय पिंडों को देखकर उनकी गति का अध्ययन किया और उसके बाद उनके गति के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन है, अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। अपेक्षिता का सिद्धांत क्या है ये पूछा जा रहा है, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये अपेक्षिता का सिद्धांत बताया गया था और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कि सन 1915 में आइंस्टीन ने गुरुत्वीय त्वरण की उपस्थिति तथा त्वरण के प्रभाव का ध्यान में रखकर अपने इस सिद्धांत को व्यापक रूप से दिया था। और अपेक्षिता का सिद्धांत क्या कहता है, तो देखिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन के क्रांतिकारी वैज्ञानिक पत्रों में से एक E बराबर MC स्क्वायर को पेश किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो इस घटना को क्या बोला जाता है, थॉमसन के द्वारा दिया गया था, तो थॉमसन प्रभाव इसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस प्रयोग किए जाते हैं, तो आवर्धक प्रकाश में देखिए कि उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। लेंस में जब हम लोग पढ़ेंगे लोग तो उसमें जितना लेंस होगा सभी के बारे में देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो ये आपका प्रदर्शित होगा प्लेटिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल के रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हो, तो ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ, और पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड आदि कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सही कथन इसमें से चुनना है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं हिमांक घट जाता है। एकदम सही है कि उनका हिमांक जो रहेगा बिंदु वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा 67 नंबर, ये 67वीं बीपीएससी का जो है पेपर कैंसिल हुआ था। तो हर बीपीएससी में देख लीजिएगा 69वीं, 71वीं, 70वीं, 67वीं सभी कैंसिल हो गया था। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या है। तो ये अवतल दर्पण में ऐसा लगता है। तो देखिए कि जैसे कि डॉक्टर जो होते हैं कान वाले, दांत वाले, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं ताकि उसमें जो छोटा छोटा छेद रहता है, कीटाणु होता है, तो बड़ा दिखाई दे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अच्छा इसमें डिटेल में नहीं दिया गया है, तो पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझाएंगे। अगला है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, इसका क्या कारण है। तो हमारे शरीर में जो पसीना होता है उसी को वाष्पीकृत करता है। तो इसमें देखिएगा
ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है कि हमारा पसीना तेज़ी से वापसित होता है इसी के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों की टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। वायुमंडल के विभिन्न परतों का एक अलग अलग अपवर्तन सूचकांक होता है, अतः जब तारों से प्रकाश हमारे पास पहुंचता है तो यह कई बार अपवर्तन से गुजरता है और यह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम देखिए, पहले तो एक आपका हाइड्रोजन बम होगा और साथ में एक परमाणु बम होगा। तो इसमें आपका संलयन, जैसे हाइड्रोजन बम है ये संलयन अभिक्रिया पे ये आधारित होता है, यानी कि अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया हो जाएगा। वहीं पे परमाणु बम रहता तो विखंडन अभिक्रिया हो जाता, अनियंत्रित विखंडित अभिक्रिया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, तो जल्दी पकने का क्या कारण है? ऊर्जा एक तो उसमें हानि नहीं होता है, और उसके बाद की उच्च ऊर्जा के कारण पानी का उच्च तापमान पर उबलने लगता है, यानी कि जल्दी ही उबलने लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो ये तो जनरली आप भी जानते हैं कि कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। तो कमरे का तापमान कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिए कि एक रेफ्रिजरेटर मूल रूप से एक ऊष्मा का इंजन है जो विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात रेफ्रिजरेटर एक शीत क्षेत्र से तप्त क्षेत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। परिणाम स्वरूप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुले रखने पर कमरे गर्म हो जाएगा तथा उसका तापमान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरा बर्फ़ पिघल जाएगा तब क्या होगा? तो अब देखिए जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी बदलाव नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका कारण हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ये गिलास है, एक मिनट, अब इस गिलास में देखिएगा कि इसमें पानी हम लोग भर दें इतना। अब पानी भर रहे हैं तो इसके बाद इसमें अगर कोई क्यूब डाला जाए, यानी कि बर्फ़ का क्यूब ऐसे इसमें जब डालिएगा तो क्या होगा? जब डालिएगा उसी समय जितना इसका आयतन है उतना ये पानी हटा देता है, तो उसी समय ये बढ़ जाएगा। तो जब ये पिघलेगा तो ये तो पहले ही अपना आयतन हटा दिया है, तो जल स्तर तो उतना ही रहेगा। तो इसका कारण यही रहता है कि जल स्तर नहीं बदलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, और इसमें आपका पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। तो देखिए कि वोल्ट मीटर ये विभवांतर का मापक है, सही है। एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर ये विद्युत वाहक बल है, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर ये विद्युत प्रतिरोध नहीं होगा, विद्युत प्रतिरोध तो ओम होता है, तो ये कहाँ से हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा विद्युत धारा और धारा की दिशा मापता है, तो ये आपका गलत है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 का डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तो होगा कि तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में गिरा है, तो देखिए निर्वात में गिरेगा तो कोई बल ही नहीं लगेगा। निर्वात का मतलब क्या होगा कि उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वायुमंडल में गिरेगा तो उसमें हवा के कारण ये हो सकता है कि जो भारी है वो पहले आएगा और जो छोटा है वो पहले आ सकता है, तो इसमें काम करता है, लेकिन निर्वात में कुछ काम नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, तीनों एक साथ ज़मीन पे पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है 51 के बाद 52 नंबर, जब देखिए जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देता है। इस घटना का कारण क्या है? तो इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, 66वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका अगर सूत्र जान रहे हैं तो आसानी से बन जाएगा। इसका हो जाएगा आपका, अगर देखिएगा कि 4.70 किलो ओम हो जाएगा। तो प्रतिरोध ओम का ये तो सूचक है, ये तो आप जानते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
यहाँ पे बना भी दिया है, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो गर्म करने पर प्रतिरोध उसका घट जाता है। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अर्धचालक ऐसा सामग्री है जिसका प्रतिरोध एक कंडक्टर चालक और इंसुलेशन के प्रतिरोध के बीच होता है। तापमान बढ़ने पर कंडक्टर के अणुओं के कंपन के कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता के कारण प्रतिरोध घट जाता है। तो ये याद रखिएगा। और ये आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, गैलियम ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फैराडे स्थिरांक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे ने क्या बताया था। तो ये आपका सार्वभौमिक स्थिरांक का नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिएगा कि आपका फैराडे एक मोल एवं अगाड्रो के इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा दिए गए विद्युत आवेश की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। यह अवोगाड्रो के स्थिरांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रति इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधार पर प्रति युग्म द्वारा विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। इसलिए यह बदलने वाले कारकों पर निर्भर नहीं करता है, अतः फैराडे हमेशा स्थिरांक रहता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष तो आप भी जानते हैं, इसे दूरी मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.046 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष देखिए कि ये आपका एक वर्ष में जितना प्रकाश चलता है उसी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में कौन सा नहीं बदलता है? तो देखिए कि आवृत्ति नहीं बदलेगा, बाकी तो सभी बदल सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो इसका वेग आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सभी तो आपको याद करना पड़ेगा। पहला आदमी जिसने चांद पे अपना पैर रखा था तो ये तो जानते ही हैं, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1969 में ये कदम रखे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सबसे ज़्यादा संयंता होता है। संयंता मतलब कि तरल होगा। तो इसमें आपका संयंता तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य सापेक्षित गति का विरोध करता है, उसी को संयंता बोला जाता है। तो शहद सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है जिसमें ऊष्मा नहीं चल सकता है? तो ये आपका देखिएगा कि शीशा हो जाएगा। शीशा ऊष्मा का कुचालक है, बाकी जस्ता, पारा, तांबा ये तो जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि री एग्ज़ाम ये भी कैंसिल हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि आपका विद्युत धारा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण क्या है? तो ध्वनि जो तरंग होता है ये अनुदैर्घ्य होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव किस कंडीशन में है ये पूछा जा रहा है। ये तो आप भी जान रहे हैं। विक्षेपण का मतलब क्या होगा? प्रकाश का जो रंग होता है अलग अलग हो जाएगा। प्रकाश देखिए कि 7 रंगों से मिलके बना है ना, तो ये 7 रंग बिखर जाता है, अलग अलग दिखाई देता है। तो इसमें देखिएगा कि पानी का जो एक बूंद होता है उसमें भी विक्षेपित होता है। इसमें आपका देखिएगा कि प्रिज्म हो जाएगा। प्रिज्म से जब गुजारा जाता है तो सभी रंग अलग अलग दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाता है? तो -40 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेंस की क्षमता मापी जाती है, ये डायोप्टर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि आपका सूत्र भी दिया गया है क्षमता, इसका पावर कितना होता है, तो ये याद रखेगा। 67 नंबर क्वेश्चन है चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो देखिए कि एक्स किरण का नहीं होगा, बाकी सभी का होगा। चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग और गामा किरण। अगला क्वेश्चन है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपवर्तित रहता है। तो क्या अपवर्तित रहेगा? तो आवृत्ति अपवर्तित रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आवृत्ति ही अपवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो ये आपका न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रॉन जो रहता है
इस पे ना पॉजिट्रॉन काम करता है ना इलेक्ट्रॉन काम करता है, ये न्यूट्रॉन है, यानी कोई भी काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओम मीटर मात्रक है, तो ये तो आप भी जानते हैं कि ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाब का मात्रक है। यहाँ से 65वीं बीपीएससी देखेंगे। तो दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक आपका बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो इसमें आपका कोई नहीं दिया गया है, तो इसीलिए ये ई हो जाएगा। चलिए 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आपका 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। इसमें नहीं दिया है, 8 मिनट दिया है, सिर्फ 16 सेकेंड नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी आप देखिए कि यहाँ पे दिया गया है। प्रकाश की चाल भी यहाँ पे दिया गया है। समय 500 सेकेंड में पहुँचेगा, तो ये आप याद रखिएगा। 8 मिनट 20 सेकेंड, सॉरी हम 16 सेकेंड बोले हैं, तो ये 4 सेकेंड और इसमें जोड़ लेना है। और चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आपका 1.28 सेकेंड में पहुंचता है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि जरूर याद करके रखिएगा। इसमें देखिए कि अदिश राशि कौन सा हो जाएगा? जिसमें सिर्फ परिमाप हो, जिसमें दिशा ना हो। बल में दिशा होता है, वेग में भी होता है, त्वरण में भी होता है, दाब में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है ये पूछ रहा है। तो विकृति मात्रक नहीं है, बाकी प्रतिबल, बल, दाब ये सब मात्रक है। प्रत्येक भौतिक राशियों को मापने के लिए दिए गए किसी निश्चित परिमाप को मात्रक कहा जाता है। तो विकृति के द्वारा कुछ मापा नहीं जाता है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे लोग, वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो ये निकालने के लिए आपका सूत्र यहाँ पे देख लीजिए और निकाल सकते हैं। इसको जब हम पढ़ाएंगे तो और अच्छी तरीके से समझा देंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये एमीमीटर के द्वारा मापी जाती है विद्युत धारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एमीटर परिपथ में सदैव श्रेणी में लगाया जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, तो ये याद रखिएगा। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो ये आपका हो जाएगा वाट, जो है ये शक्ति का इकाई है। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, जरूर याद रखेगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा होता है। दिव्यांग कोटि का दिया गया है, तो इसमें तो इजी क्वेश्चन पूछता है, ये तो नहीं देना चाहिए, लेकिन दिया है तो पढ़ लिया जाए। विद्युत धारा का इकाई है, ये आपका एम्पियर हो जाएगा। और दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? तो जब निकट दृष्टि होता है तो दूर का वस्तु साफ दिखाई देता है, निकट का वस्तु धुंधला दिखाई देता है। ये आपका इसमें मोतियाबिंद हाइपिया दिया है, हाइपिया नहीं होगा, माइपिया हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, तो इसीलिए ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 mgn आता है। इसका भार चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पे भार इसका हो जाएगा आपका निकालने पर डी सही है। तो ये निकाल लीजिएगा, 1/6 होता है, उसी पे निकालना है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका देखिए कि एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करता है, सही है। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अब तक कार्य करता है, ये भी सही है। एलईडी में पारा युक्त होता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, ये आपका गलत है। मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। एलईडी ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। तो सौर भट्टी में देखिए कि आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश उपकरण है, तो ये आपका माइक्रोस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अल्ट्रासोनिक तरंग, ये अल्ट्रासोनिक तरंग कितना होता है? तो ये आप देखिएगा कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक अगर आवृत्ति रहेगा तो इसे अल्ट्रासोनिक बोला जाता है, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। मनुष्य आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकता है।
तो देखिए कि इससे ऊपर का जो होगा उसे अल्ट्रासोनिक बोला जाता है, जिसे अवरक्त में रखा जाता है। तो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्रव्य तरंगे यहाँ पे दिया गया है और पराश्रव्य तरंगे भी यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 64वीं बीपीएससी का, एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम क्या तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। सही कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पे सही कथन का अगर चुनाव करना है, चलिए देखिए पहला में दिया है लाल तरंग का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, ये नहीं है, बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सब गलत है तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ेंगे लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में देखिएगा कि कितना होता है, तो 104 फ़ारेनहाइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और विद्युत मोटर में देखिएगा कि विद्युत मोटर ये क्या है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए तो देखिए कि विद्युत मोटर जो रहता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है ये एक यंत्र है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, तो ये आपका एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर से मापा जाता है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः घटक होता है, तो ग्रीन हाउस गैस में देखिए कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें दिया है, नहीं दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो ये भी हो जाएगा, मीथेन भी हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए ई दिया गया है। तो देखिए कि वे गैस जो पृथ्वी वातावरण बादलों द्वारा उत्सर्जित और रक्त विकिरण को अवशोषित करते हैं ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। CO2, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है। N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो जाएगा, ओजोन ये हो जाएगा, जल वाष्प भी हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा, तो इसीलिए ई दिया गया है, तो राइट आंसर ई सही है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य में मिला था, तो देखिए कि इन्हें दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1930 में मिला था। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और हाइड्रोमीटर ये आपका उसमें पानी की मात्रा मापा जाता है, तो ये याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षित घनत्व, पायरोमीटर द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के ताप, और इलेक्ट्रोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापा जाता है। दाब की इकाई क्या है, तो दाब का इकाई तो जानते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, 63वीं बीपीएससी है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। देखिए कि इसमें आपका कितना होता है, 3900 से 7811 होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है, तो ये आपका हो जाएगा टेफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है, तो ये आपका हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मेलिलाइट से, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। और देखिए कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है, तो एलपीजी में देखिएगा कि आपका ब्यूटेन प्रोपेन ये होता ही है, तो इसीलिए एक से ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही है। प्राकृतिक गैस मीथेन एथेन ये हो जाएगा, एलपीजी में प्रोपेन ब्यूपेन हो जाएगा, बायोगैस में मीथेन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड ये हो जाएगा। संपीड़न गैस में देखिए कि मीथेन और एथेन का मिश्रण होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, जल गैस में हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्रोड्यूस गैस में नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि साबुन ग्रीज को हटाता है, तो साबुन किस कारण से हटाता है, तो पायरीसीकरण के द्वारा हटाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयोडीनकृत लवण में रहता है, तो इसमें देखिएगा कि आपका पोटेशियम आयोडाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन को बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ पे देखिए कि सौर विकिरण में निम्न
अच्छा, 56वीं से 59वीं में फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं पूछा था। यहाँ पे 53वीं से 55 में देखिए, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ये दिखता है 400 से 700 परास में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रडार का आविष्कारक कौन था? तो इसका आविष्कार रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और 1936 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रक्त दाब का मापक ये यंत्र कौन सा है? तो ये आपका एस्फिमोमैग्नोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि एमीमीटर विद्युत धारा का मापक है, एनीमोमीटर आपका हवा की गति शक्ति, और स्फेरोमीटर गोले की त्रिज्या मापता है, अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47वीं बीपीएससी में विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का किया जाता है। इसमें देखिए लोहा, एल्युमिनियम, तांबा ये सब दिया है, तो इसमें यूरेनियम दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो ये आपका उत्तर की तरफ संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक चुंबकीय सुई को अगर धागे में बांधकर लटकाया जाए, ये क्वेश्चन पूछता है, तो वो किस तरफ दिशा निर्देश करेगा? तो उत्तर करेगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, लेकिन उत्तर यहाँ पे दिया है तो उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये आपका तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंड किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा ठंडा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कमरे में संपीड़ित गैस को छोड़ने पर कमरे का तापमान में गिरावट आता है, परिणाम स्वरूप कमरा ठंडा हो जाता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों का प्रिज्म के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। एक बार आंसर देख लिया जाए। हाँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोलक की कालावधि है। तो लोलक की कालावधि यानी कि किस पे निर्भर कर रहा है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, जितना लंबा होगा उसका लोलक का कालावधि बढ़ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका क्या कारण होता है? तो क्लोरीन के कारण ये त्वचा देखिएगा कि वहाँ पे फूल जाता है और जला जैसा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तन होता है तब क्या होता है? तब कोई ऊष्मा का हानि नहीं होता है। विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तन करता है तो ऊष्मा का हानि नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है, अच्छा बीपीएससी देखिए कि यहाँ ख़त्म हो गया। अब सीडीपीओ जो है ये भी बीपीएससी में ही आता है, तो ये देख लिया जाए। आधुनिक परमाणु प्रतीक है, तो डैश का प्रतीक है, तो ये देखिएगा कि आपका बेल्जियम का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे पदार्थ को जो बिना रसायन प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, क्या कहलाता है? ये पूछा जा रहा है। तो उसे बोला जाता है जल शोषक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक जीप्टो बराबर है, तो एक जीप्टो बराबर है किसके? तो 10 पर पावर आपका -21 को एक जीप्टो बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक यूक्टो बराबर 10 पर पावर -24, एक जीप्टो बराबर 10 पर पावर -21, एक एटो बराबर 10 पर पावर -18, एक फेमटो बराबर 10 पर पावर -15। तो ये तो हम पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि होता है दोलन काल, तो ये क्या होता है? तो ये 2 सेकेंड का होता है, 1 सेकेंड आने में 1 सेकेंड जाने में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। तो ये किसके इंगित करता है? तो ये अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कि बैरोमीटर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया जाए। एक यंत्र है, ऐसे यंत्र रहता है, तो ये कोई भी लगा सकता है अपने घर में। तो देखिए कि जब अचानक ये मीटर गिरता है नीचे की तरफ, तो संभावित है कि चक्रवात आ सकता है। धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश की संभावना होगा, और धीरे धीरे उठेगा तो शुष्क मौसम हो जाएगा। अचानक उठेगा तो अत्यधिक शुष्क का संकेत ये देता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो पानी का विस्तार, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, पानी का असमान विस्तार बहुत ठंडे मौसमों में जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। प्रारंभ में जब पानी का तापमान गिरता है तो ये भारी होकर नीचे डूबता है। यह प्रक्रिया 4 डिग्री सेल्सियस तक चलता है। फिर इसके बाद जल का विस्तार होने लगता है और शीर्ष पर जमने के बावजूद नीचे का पानी जमता नहीं है और जलीय जो जीव जंतु यानी कि मछली ये सब रहता है लोग, तो वो जीवित रह सकता है लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस ऊपर भी देखे थे लोग कि क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये CFC ये सभी हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो देखिए कि एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ताकि पीछे का भी भाग दिखे। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति क्या होता है? तो इसकी मानव का तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। कुत्ता का 67 से आपका 45 हर्ट्ज, बिल्ली का 45 से 64। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चूहा का 200 से 76 हर्ट्ज होता है और चमगादड़ का 2000 से लेकर 110 किलो हर्ट्ज होता है। हाथी का 16 किलो हर्ट्ज से 12 किलो हर्ट्ज होता है। तो इसीलिए देखिए कि हम सब इन लोगों का आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी बाढ़ चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के और चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या क्या होगी? तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो ये दर्पण जो होता है ये आपका उत्तल दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए तो सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे प्रेरक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रेरक के द्वारा ये चार्ज किया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100 डेसिबल शोर का प्रतिबल स्वर संगम होगा। तो ये आपका हो जाएगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। एक शैक्षणिक वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो ये आपका गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा, बाकी बदल जाएगा लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑडियोग्राम नापता है। तो ऑडियो मीटर मापता है। तो ये तो आप भी जानते हैं कि ध्वनि की ये तीव्रता मापता है ऑडियोमीटर। यदि बल को न्यूटन में, दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य प्रदर्शित करेगा। तो ये जूल में प्रदर्शन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? तो ये उपचारित किया जाता है अवतल लेंस से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मायोपिया बीमारी जब होता है तो उत्तल लेंस का, हाइपिया में अवतल लेंस का, और प्री बायोपिया में बाईफोकल लेंस का, और एस्टिग्मेसा में बेलनाकार। तो ये आपका इसका हिंदी है, इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष का संबंध है। तो ये ऊपर भी देखे थे लोग, दूरी का संबंध है। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का मतलब क्या हो गया कि आपका ईंधन सेल हो जाएगा और गैल्वेनियो सेल भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी सही है, बी और सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो इसमें पेट्रोल लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो ये आपका ऊष्मा से चलेगा। तो ये तो अभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वातानुकूल यंत्र से किस कारण ठंडक होता है? तो ये गैस को दबाने एवं मुक्त करने से ठंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका निर्भर करेगा ट्यूब में ठोस धातु पे यानी प्रतिदीप पे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? तो ये रफ्तार देखिए कि वोल्टेज पे निर्भर रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और आधुनिक टेलीस्कोप का उपयोग करता है। तो ये देखिएगा कि आपका रेडियो तरंग का उपयोग करता है। इसके बारे में यहाँ पे दिया है, पढ़ा जाएगा विस्तार में। घड़ी में सामान्य मापा जाता है। तो घड़ी में देखिए कि क्वांटाइन क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है।
घड़ी में समय मापा जाता है किसके द्वारा, तो क्वार्टजाइन क्रिस्टल के द्वारा। तो ये एक प्रकृति देखिएगा कि क्वार्टजाइन क्रिस्टल घड़ी में समय मापता है। यह एक प्राकृतिक खनिज है जो अक्षय और कठोर होता है। शीशे का उपयोग किया जाता है, तो शीशे का उपयोग तो देखिएगा कि आप भी जानते हैं कि प्रकाश संचयन हेतु किया जाता है। इसमें देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत संचयन के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाए, शक्ति की हानि अधिक है, तो इसके लिए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, उपग्रह का प्रयोग जो किया जाता है ऊर्जा पैदा करने के लिए नहीं किया जाता है, रेडियो तरंग के लिए भी नहीं किया जाता है, प्रकाश तंतु के लिए नहीं होगा, ये आपका टेलीविज़न के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। हालांकि देखिए कि रेडियो बजाने के लिए जो तरंग रहता है उसके लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, इसमें बी ही दिया है। तो इस प्रकार देखिएगा कि ये यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का विषय भी आपका आएगा, तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।